साथियों, आप सभी का विजन जैम प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजस्थान राजनीतिक संकट और राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में, जो कि इस समय राजस्थान में हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रकार का राजनीतिक संकट है, जहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य एक टकराव देखने को मिल रहा है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो परिस्थितियाँ वहाँ उत्पन्न हुई है, वहाँ उस परिस्थितियों में राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं संविधान के अनुसार। तथा यह जो आपका टॉपिक है, यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत, जिसमें टॉपिक दिया गया है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो संदर्भ यह है कि राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल की शक्तियां और राज्य विधानमंडल के मामलों में उसकी भूमिका चर्चा के केंद्र में आ गई है। अब वहाँ मामला क्या हुआ है? तो मामला ये हुआ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करने वाले कांग्रेसी विधायकों ने राज्यपाल पर दबाव के अंदर कार्य करने का आरोप लगाया है। अब जो सिचुएशन वहाँ पर है, तो वहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं। कौन कौन से? पहला प्रश्न ये उठता है कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल क्या मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य होते हैं? मतलब जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी वैसा ही राज्यपाल करेंगे विधानसभा सत्र बुलाने के लिए। दूसरा, राज्यपाल किस सीमा तक अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो ये दो प्रश्न जो हैं वो वहाँ पर उठ रहे हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम इसके संदर्भ में जो संवैधानिक स्थिति है उसको देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 163 और 174 के तहत विधानसभा सत्र बुलाने के संदर्भ में राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में ये दोनों जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 163 और 164, ये दोनों ही प्रासंगिक हैं। तो सबसे पहले यदि हम 163 को देखें, तो आर्टिकल 163 के अनुसार संविधान द्वारा राज्यपाल के लिए प्रदत्त विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग के अतिरिक्त अपने कृत्यों, जो उनके कार्य हैं, कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो ऐसा बताया गया 163 में। तो उनके विवेकाधिकारों के अतिरिक्त जो कृत्य हैं उसके लिए। दूसरा है अनुच्छेद 174। तो अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल जो है वो समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, अर्थात उसको बुलाएगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए जो नियत तारीख है, जो निर्धारित तारीख है, उसके बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यह कंडीशन में दी गई है। अब ये जो सिचुएशन है, इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करें कि इनका क्या जजमेंट रहा है, तो एक केस था नवाब रेबिया बनाम उपसभापति मामले में। वर्ष 2016 के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल द्वारा सदन को आहूत या सत्रावसान करने तथा सदन को विघटन करने की शक्ति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुरूप होनी चाहिए तथा इसे राज्यपाल की इच्छानुसार नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि सदन को आहूत या सत्रावसान करना है या सदन का विघटन करना है, ये मंत्री परिषद की सलाह पर ही राज्यपाल करेंगे, ये उनके विवेकाधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। हालांकि इस निर्णय में यह भी कहा गया कि यदि राज्यपाल के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मंत्री परिषद सदन का विश्वास खो चुकी है, तो वह मुख्यमंत्री से बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। अब निष्कर्ष क्या निकल करके आता है? तो निष्कर्ष जो निकल करके आता है कि वर्तमान जो सिचुएशन है राजस्थान में, राज्यपाल के पास विधानसभा के सत्र को आहूत करने की विवेकाधीन शक्तियां नहीं हैं और वह मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की सलाह और सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। परंतु राज्यपाल के पास मंत्री परिषद द्वारा सदन का विश्वास खो चुकने संबंधी कारण होने पर वह मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। तो जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उनके पास ये दोनों चीज़ें हैं। अगर उनको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उसने अपना बहुमत खो दिया है, तो वह जो मुख्यमंत्री हैं उनसे अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। जबकि जो विधानसभा को आहूत करने की बात है तो उसके लिए वो
अब उनका विवेकाधिकार नहीं है, उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा राज्यपाल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। जैसे राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य के बारे में बात करें तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो याद रखिएगा, राज्यपाल को 4 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, जबकि राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। मतलब राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ तो प्राप्त होती हैं, उसके साथ ही कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, जबकि राज्यपाल को केवल 4 शक्तियाँ प्राप्त हैं: कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ। तथा संविधान में स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम एवं वैलिड होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसे विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार जो हैं निम्न मामलों में हैं, मतलब कुछ ऐसे मामले जहां पर इनको संवैधानिक विवेकाधिकार दिया गया है। इसके अलावा भी इनका विवेकाधिकार होता है, परंतु संवैधानिक विवेकाधिकार ये निम्न मामलों में। कौन कौन से? पहला, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के संदर्भ में, ये इसका संवैधानिक विवेकाधिकार है। दूसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। तीसरा, पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में यदि इनको अतिरिक्त प्रभार की स्थिति, मतलब अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किसी केंद्र शासित प्रदेश का, तो पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय। इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि आपके अनुसूची 6 में जिसका उल्लेख किया गया है, तो इन 4 राज्यों के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद की देय राशि का निर्धारण करने के संदर्भ में। इसके अलावा पांचवा है राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करने के संदर्भ में। ये राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। कुछ अन्य बातों की चर्चा करें तो अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अतिरिक्त या अलावा अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद सलाह लेनी होगी, जैसा कि अनुच्छेद 163 में बताया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भारत में जो राज्यपाल का पद है यह किस देश के अनुरूप है, मतलब किस देश के मॉडल को अपनाते हुए हमने इसको अपनाया है, तो अमेरिकी मॉडल जहां राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है उसको ना अपना करके कनाडा मॉडल जहां राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। क्योंकि मुख्यमंत्री को भी चुना जाता है और राज्यपाल को भी सीधे अगर चुना जाता तो एक टकराव की स्थिति होती। उस टकराव की स्थिति से बचने के लिए संविधान सभा द्वारा अमेरिकी मॉडल को न अपनाते हुए कनाडा मॉडल को अपनाया गया, जहां पर राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि राज्यपाल के पद के लिए कौन सी अहर्ताएँ हैं, तो केवल 2 ही अहर्ताएँ बताई गई हैं। कौन कौन सी? एक तो जो व्यक्ति है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो ये 2 कंडीशन यदि फुलफिल करता है तो वह राज्यपाल बन सकता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण के बारे में, या ये 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो संदर्भ ये है कि 25 जुलाई 2020 को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की घोषणा करते हुए कहा कि इस संस्करण का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा 2021 में। तो याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। तो हमारे लिए फैक्ट महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो वर्ष 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण का आयोजन जो है ये टोक्यो ओलंपिक के बाद आयोजित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जापान के टोक्यो शहर में होना था, परंतु कोरोना महामारी की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब इस जो है 2021 में आयोजित किया जाएगा। तो इसके आयोजन के बाद ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। आमतौर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष जनवरी में किया जाता है, किंतु इस बार कोविड-19 महामारी के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कश्मीरी केसर के लिए भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया है, तो इस संदर्भ में बात करते हैं। तो हुआ क्या है कि 25 जुलाई 2020 को
भारत सरकार ने कश्मीर घाटी में उगाए जाने वाले केसर के लिए भौगोलिक संकेतक अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का प्रमाण पत्र जारी किया है। तो अब याद रखिएगा कि कश्मीरी केसर को भी जो है जीआई टैग मिल चुका है। कश्मीरी केसर जो है यह दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है, जो प्राकृतिक गहरे लाल रंग, तीक्ष्ण सुगंध, कड़वे स्वाद, रासायनिक मुक्त प्रसंस्करण एवं उच्च गुणवत्ता वाले रंग की क्षमता जैसी अपनी अनूठी विशेषताओं से पहचाना जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में करेवा जो है वो जफरान, केसर को जाफरान भी कहते हैं, तो करेवा जो है वो जफरान या केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब ये करेवा है क्या, तो इस करेवा के बारे में बात कर लेते हैं। तो कश्मीर घाटी जो है एक अंडाकार बेसिन है जो 140 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा है। करेवा जो है यह कश्मीर घाटी एवं जम्मू डिवीज़न की भद्रवाह घाटी में विस्तृत झील का निक्षेप है अर्थात सेडिमेंट है। करेवा का जो निर्माण है, ये जो झील निक्षेप का निर्माण है, ये प्लाइस्टोसियन काल जो कि 1 मिलियन वर्ष पहले ये काल था, इसके दौरान हुआ जब पूरी कश्मीर घाटी जो है वो जलमग्न थी। फिर पीर पंजाल श्रेणी के उद्भव के कारण जल निकासी प्रणाली में अवरोध उत्पन्न हुआ और लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की एक झील का निर्माण हो गया। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि पीर पंजाल श्रेणी जो है ये आपके हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 4 पैरेलल श्रेणियाँ हैं। इनको कई बार परीक्षा में क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण आप क्रम लगाइए, तो हम उत्तर से दक्षिण ही बात करेंगे। तो सबसे उत्तर में आपका जो है काराकोरम श्रेणी है, फिर आपका लद्दाख है, फिर जास्कर है और फिर पीर पंजाल है। पीर पंजाल सबसे नीचे आएगा। तो ये नॉर्थ टू साउथ ये क्रम है इनका। इस क्रम को याद रखिएगा। सबसे ऊपर आपका काराकोरम है, फिर लद्दाख है, जास्कर है और फिर पीर पंजाल। ये चारों ही पैरेलल श्रेणियाँ हैं। तो इनका क्रम लगाने के लिए कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो ये जब झील का निर्माण हो गया तो इसके बाद यह झील बारामूला गार्ज के माध्यम से जल निकासी के कारण शुष्क हो गई। पूरा पानी निकल गया और छोड़े गए निक्षेपों को करेवा के रूप में जाना जाता है। और जल निकलने के बाद जो निक्षेप या जो सेडिमेंट बच गया उसी को करेवा के नाम से जाना जाता है। और करेवा की मोटाई यहाँ पर लगभग 1400 मीटर है। अब हम लोग थोड़ा सा जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो भौगोलिक संकेतक का इस्तेमाल जो है ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। मतलब ये किसी स्पेसिफिक रीजन में ही उत्पादित होती हैं या उगाई जाती हैं या बनाई जाती हैं। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा जो है भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। मतलब जिस क्षेत्र में ये बनाई, उगाई या इनको पाया जाता है वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति की वजह से ही उनके अंदर विशेषता आती है। जीआई टैग जो है वो किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है तथा जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन या इंग्लिश में कहें तो पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इसके तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों अर्थात आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन का विनिमयन जो है ये विश्व व्यापार संगठन WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं या इंग्लिश में कहें तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो शॉर्ट में लोग ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। तो WTO के ट्रिप्स पर समझौते के तहत ये इसका विनियमन वर्ल्ड लेवल पर किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह जो कार्य होता है इसके विनियमन का वो वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 या इंग्लिश में कहें तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत किया जाता है। और यह जो अधिनियम या एक्ट है यह सितंबर 2003 में लागू होता है। तो इस एक्ट को याद रखिएगा कि किस एक्ट के माध्यम से जिसको जीआई टैग दिया जाता है उनका विनियमन किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। और यह जो एक्ट है यह लागू कब से हुआ, तो सितंबर 2003 में लागू होता है।
इसके अलावा वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जो है इसको जीआई टैग दिया गया था और दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद रहा है। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि पहला प्रोडक्ट या पहला उत्पाद कौन सा था जिसे जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी को। और जो भौगोलिक संकेतक या जो जीआई टैग दिया जाता है इसका पंजीकरण 10 वर्षों के लिए ही मान्य होता है। 10 वर्ष के बाद इसको आपको रिन्यूअल कराना होता है। आगे चलते हैं दृष्टिबाधित लोगों के लिए मार्गदर्शन उपकरण के संदर्भ में। तो इंग्लैंड के एक विश्वविद्यालय के एक छात्र ने एक विशिष्ट उपकरण डिजाइन किया है जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए मार्गदर्शक गाइड के रूप में कार्य करने के साथ साथ वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करके गंतव्यों के लिए त्वरित एवं सुरक्षित मार्गों की पहचान भी करेगा। इस मार्गदर्शक उपकरण को थिया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? थिया नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा थिया क्या है। तथा यह एक पोर्टेबल उपकरण है जो कि घर के बाहर और घर के अंदर काफ़ी कम इनपुट के साथ उपयोगकर्ताओं को मार्गदर्शन कर सकता है, गाइड कर सकता है। और इस उपकरण को वास्तविक समय संबंधी डेटा जैसे कि रोड पर मौजूद पैदल यात्री और कारों और मौसम आदि के उपयोग की विशेषता के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। मतलब इस जो डिवाइस है इसका इस्तेमाल करने वाले यूजर को जब वो कहीं जाएंगे तो उनके अगल बगल की सिचुएशन क्या है, उनके अगल बगल कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कितने लोग पैदल चल रहे हैं, कौन सा सामने अवरोध है, इन सब के बारे में रियल टाइम पर उनको सूचनाएं देता रहेगा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं सशस्त्र ड्रोनों की बिक्री पर अमेरिकी नियमों में ढील के संदर्भ में या यूएस रिलैक्सेस रूल्स ऑन सेल्स ऑफ आर्म्ड ड्रोन्स के बारे में। तो यह जो आपका टॉपिक है यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जिसके तहत टॉपिक दिया गया है भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव प्रवासी भारतीय, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में अमेरिकी प्रशासन के द्वारा विशिष्ट प्रकार की मानव रहित हवाई प्रणालियों जिन्हें आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है पर निर्यात प्रतिबंधों में ढील प्रदान की गई है। तो प्रश्न उठता है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। तो इससे अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों या जो उत्पादक हैं उनको विदेशों में अपने उपकरणों की अधिक बिक्री करने में सहायता प्राप्त होगी। अब वो क्या होंगे, इन प्रतिबंधों के हटने से या ढील मिलने से वो अपने जो इस प्रकार के उपकरण हैं या ड्रोन इत्यादि हैं उनको आराम से बेच सकेंगे। अब नियमों में क्या परिवर्तन किया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो नई नीति के तहत 800 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की गति से उड़ान भरने में सक्षम मानव रहित हवाई प्रणाली अर्थात एक प्रकार के ड्रोन को बिक्री के लिए प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है। तो याद रखें किसको मुक्त किया गया है? ऐसे ड्रोन या ऐसे मानव रहित हवाई प्रणाली जिनकी स्पीड कितनी है 800 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की गति है। और यह प्रतिबंध जो है MQ-9 रीपर और RQ-4 ग्लोबल हॉक जैसे ड्रोनों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री को निषेध करते थे। अब ये जो ड्रोन हैं इनको अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार या विदेशी जो देश हैं उनको बेचा जा सकेगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा? तो अब इसके प्रभाव को देख लेते हैं। तो अब तक क्या था कि मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था या मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम या जो शॉर्ट में लोग MTCR कहते हैं, इसके अंतर्गत अमेरिका ने कई देशों द्वारा 300 किलोग्राम से 500 किलोग्राम पेलोड को 30 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ले जाने में सक्षम कैटेगरी 1 प्रणालियों की खरीद मांग पर रोक लगाई हुई थी। ठीक है। अब नए नियमों के तहत ड्रोनों की बिक्री के लिए अन्य सैन्य उत्पादों के निर्यात की भांति विचार कर सकेंगे। अब हम लोग ये जो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है MTCR, इसके बारे में बात कर लें तो MTCR जो है यह 35 देशों के मध्य एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक साझेदारी है। इसका गठन MTCR का जो गठन है वर्ष 1987 में 1987 में G7 औद्योगिक देश, जो G7 के देश हैं, कौन से 7 देश हैं G7 में? तो कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, UK मतलब इंग्लैंड और जापान इसमें शामिल हैं। तो G7 औद्योगिक देशों द्वारा इसका गठन किया गया था 1987 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। यह जो है यह संधि यह सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि
नहीं है। तो यह भी याद रखिएगा कि MTCR जो है यह बाध्यकारी नहीं है। अब MTCR के उद्देश्यों की बात करें तो MTCR का की शुरुआत जो है ये समान विचार वाले देशों द्वारा परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए इन सामूहिक विनाश के परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम जो प्रणालियां हैं, ठीक है, जो सिस्टम्स हैं, उनको प्रतिबंधित एवं नियंत्रित करने के लिए की गई थी। तथा वर्ष 1992 में MTCR का विस्तार जो है वो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों सहित अन्य सामूहिक विनाश के हथियारों या इंग्लिश में कहें तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD अर्थात परमाणु रासायनिक और जैविक हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों के प्रसार को भी रोकने के लिए किया गया। अब भारत और MTCR के बारे में देख लेते हैं। तो भारत को 26 जून 2016 को कब 26 जून 2016 को मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR के 35वें पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो याद रखिएगा भारत जो है MTCR का सदस्य है और यह इसका 35वां सदस्य है। चीन जो है ये MTCR का सदस्य नहीं है, हालांकि चीन द्वारा मौखिक रूप से MTCR के मूल दिशा निर्देशों का पालन करने का वचन दिया गया। तो याद रखिए कि भारत MTCR का सदस्य है परंतु चाइना इसका सदस्य नहीं है। इसके साथ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि भारत इसमें शामिल क्यों किया गया। तो भारत द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ हेग कोड ऑफ कंडक्ट को अपनाने के बाद MTCR में शामिल किया गया, इनको शामिल होने में सफलता मिलती है। और यह भी याद रखिएगा कि हेग कोड ऑफ कंडक्ट किससे संबंधित है, तो यह बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार के खिलाफ एक प्रकार का क्या है, आचार संहिता है। अब कुछ ये जो MTCR है यह एक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। तो इस प्रकार के जो है कुल चार निर्यात नियंत्रण व्यवस्था हैं, जिसमें से एक आपका MTCR है। इसके अलावा 3 अन्य हैं, उन तीनों की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं जो हैं ये सामूहिक विनाश के हथियारों अर्थात वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रसार और उनके वितरण के साधनों की रोकथाम के लिए कार्य करती है। तो MTCR की चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। अब बाकी जो 3 हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं और ये भी साथ ही साथ देखेंगे कि भारत किनमें किसका किसका सदस्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया समूह या ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में। तो यह उन देशों का सहकारी और स्वैच्छिक समूह है जो सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों अर्थात टेक्नोलॉजी के निर्यात को नियंत्रित करते हैं। निर्यात अर्थात एक्सपोर्ट को नियंत्रित करते हैं ताकि रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास या अधिकरण में इनका प्रयोग न किया जा सके। रासायनिक व जैविक हथियारों के आयात निर्यात और प्रयोग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1985 में इस समूह का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा इसका गठन कब हुआ था, 1985 में। और ऑस्ट्रेलिया समूह नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी पहल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी, तो इसलिए इसका नाम जो है इस ग्रुप का ऑस्ट्रेलिया समूह पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया समूह के सभी सदस्य जो हैं वो रासायनिक हथियार अभिशमन या सम्मेलन जो कि आपका 1997 में प्रभावी होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC, और जैविक हथियार सम्मेलन यह होता है आपका 1972 में, या इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन BWC का अनुसमर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से भारत भी जो है इन दोनों सम्मेलनों, रासायनिक हथियार सम्मेलन जो कि 1997 का है और जैविक हथियार सम्मेलन जो कि 1972 का, इन दोनों का अनुसमर्थन करता है। 19 जनवरी 2018 को भारत जो है इस समूह का सदस्य बनने वाला 43वां सदस्य था। MTCR में 35वां सदस्य था और इसका जो है ऑस्ट्रेलिया समूह का 43वां सदस्य बना। तो याद रखिएगा भारत MTCR में भी है और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भी है। अब अगला जो है वासेनार अरेंजमेंट। तो वासेनार अरेंजमेंट के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जो है जुलाई 1996 में वासेनार नीदरलैंड, जो वासेनार कहाँ है, नीदरलैंड में, तो नीदरलैंड में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। तथा यह कार्य क्या करता है, तो यह परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाले जो डुअल यूज वाली हैं वस्तुएं और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण रखना और परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के दुरुपयोग जैसे कि सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में इस्तेमाल को रोकना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। और भारत जो है 2017 में 42वें सदस्य के रूप में भारत इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, तो MTCR में भारत जो है आपका
2016 में शामिल होता है, फिर वासेनार अरेंजमेंट में 2017 में शामिल होता है और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में 2018 में शामिल होता है। MTCR में 35वें सदस्य के रूप में, वासेनार में आपका 42वें के रूप में और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में 43वें के रूप में। अब एक और जो संघ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह या न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, या तो शॉर्ट में लोग NSG के नाम से जानते हैं। तो NSG या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है ये 48 देशों का समूह है और इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण की प्रक्रिया स्वरूप किया गया था। जो 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। तो उसके प्रक्रिया स्वरूप जो है 1976 में इसका गठन किया गया था। NSG करता क्या है? तो NSG परमाणु प्रौद्योगिकी और हथियारों के वैश्विक निर्यात पर नियंत्रण रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जाए, जैसे कि बिजली उत्पादन में, इस तरह की चीज़ों में, ना कि सैन्य कार्यों में। परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति से लेकर के नियंत्रण तक सभी इसी के दायरे में आते हैं, NSG के दायरे में। और भारत द्वारा इसकी सदस्यता प्राप्त करने के प्रयासों को चीन द्वारा बाधित किया जाता रहा है। तो इस प्रकार से भारत जो है NSG का सदस्य नहीं है और इसका सदस्य होने के लिए जो इसके 48 देश हैं, 48 देशों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। मतलब 48 में से कोई एक देश भी यदि अपोज करता है तो उसको इस संघ में या इस ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे भी हो यही रहा है कि अन्य देश तो भारत का समर्थन कर रहे हैं, परंतु चाइना जो है वो भारत का समर्थन नहीं कर रहा है। तो इस वजह से भारत को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है और भारत लगातार इसमें शामिल होने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो 4 निर्यात से संबंधित संगठन हैं या ग्रुप हैं, इनमें से 3 का सदस्य भारत है और 3 का सदस्य चाइना है। भारत MTCR में शामिल है और चाइना MTCR में शामिल नहीं है, जबकि चाइना NSG में शामिल है और भारत NSG में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता के बारे में या डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट के बारे में। तो संदर्भ क्या है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि जो कि 27 जुलाई को होती है, तो 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा यह प्रतियोगिता किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो DRDO के द्वारा प्रारंभ की गई है और DRDO की स्थापना कब होती है? 1958 में हुई थी और यह आपके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, और वहीं जो आपका इसरो है वो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, जो सीधे प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि इसरो भी आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, इसरो आपका अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है, जबकि DRDO जो है यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब ये जो कॉन्टेस्ट है प्रतियोगिता, इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो डेयर टू ड्रीम 2.0 जो है यह देश के अन्वेषकों अर्थात इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने वाली एक खुली चुनौती अर्थात एक खुली प्रतियोगिता है और एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा। तो इसमें 2 तरीके का है, एक स्टार्टअप्स को और एक व्यक्तिगत रूप में। तो इस पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मोबाइल ऐप मौसम के बारे में। तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिए मोबाइल मौसम ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, मोबाइल ऐप मौसम को लॉन्च किया गया है, किसके लिए? भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिए। इसके माध्यम से जो यूजर्स हैं वो मौसम पूर्वानुमान जो रडार की छवियां हैं, रडार छवियों को एक्सेस कर सकते हैं और निकट की मौसम घटनाओं के बारे में समय रहते चेतावनियां प्राप्त कर सकते हैं। और इस मोबाइल ऐप का जो विकास है एवं इसकी रूपरेखा जो है संयुक्त रूप से इक्रीसेट की डिजिटल एग्रीकल्चर एंड यूथ, जिसको शॉर्ट में डे कहते हैं, की टीम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा तैयार की गई है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्टर ये भी याद रखिएगा
कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है, तो यह पुणे में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।